Bismillahirrahmanirrahim. Students, in last lecture we have discussed different types of budgets. We have already discussed what is sales budget and what is the production budget, and we have looked at the master budget diagram, where we have discussed how these different budgets correlate with each other and interlinked with each other. किस तरीके से एक बजट दूसरे के साथ रिलेट करता है, किस तरीके से एक बजट दूसरे बजट को हेल्प आउट करता है इन द फॉर्मुलेशन प्रोसेस। हमने सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायरेक्ट मटेरियल बजट, how direct material budget is formulated and what are the basic things which are necessary for the direct material budget production process. Firstly, डायरेक्ट मटेरियल बजट क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहा होता है? डिटेल्स द रॉ मटेरियल्स दैट मस्ट बी परचेज्ड टू फुलफिल द प्रोडक्शन बजट एंड टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट इन्वेंट्रीज। इसका मतलब ये है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल बजट आपको हेल्प आउट करता है कि आपने आपके प्रोडक्शन बजट ने जितना जो है एस्टिमेट बताया, से फॉर एग्जांपल 14,000 रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन केसेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अब ये जो 14,000 रिक्वायरमेंट है, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल बजट जो है इस 14,000 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में आपको एस्टिमेट लगाकर बताएगा कि आपको कितना मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो परचेज करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द दिस 14,000 केसेस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल बजट एक तो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने कितना जितना जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने चीज़ को प्रोड्यूस करना है उसमें हेल्प आउट करेगा। दूसरी चीज़ जो हेल्प आउट करेगा कि आपको सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करने में, कि आपके पास उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा भी कुछ अवेलेबल मटेरियल होना चाहिए जो आपको इनकमिंग जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसको भी फैसिलिटेट करेगा, यानी उसको स्टार्टअप में हेल्प आउट करेगा। और फिर आफ्टरवर्ड्स आप सेकंड जो है प्रोडक्शन प्रोसेस उसके लिए इन्वेंट्री को इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल बजट के थ्रू जो है वो मैनेज कर लोगे। तो डायरेक्ट मटेरियल बजट में पहली चीज़ तो फैसिलिटेट किया कि उसने फुलफिल द प्रोडक्शन बजट प्रोसेस, जो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एस्टिमेट किया उसको हेल्प आउट करेगा। थर्ड सेकेंड थिंग इज बिगनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो कि रिक्वायर्ड होगी, वो किस तरीके से इसमें इंक्लूड होगी। फिर एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो कि आपको नेक्स्ट जो है प्रोसेस के लिए या क्वार्टर के लिए उसको पहले से अवेलेबल मेक श्योर के वो अवेलेबल हो। और फिर एट द एंड रॉ मटेरियल जितना भी नीडेड होगा जो आप इस बजट प्रोसेस के थ्रू फॉर्मुलेट करोगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल, वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो एक एग्जांपल को कैरी करते हैं ताकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि डायरेक्ट मटेरियल बजट जो है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है। डायरेक्ट मटेरियल बजट की फॉर्मुलेशन में जो सबसे पहली चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, this is required production in cases which is 14,000 in first quarter, 32,000 in second quarter, 36,000 in third quarter and 19,000 in fourth quarter and 100,000 जो है वो आपको टोटल ईयर में प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। हमारे प्रोडक्शन बजट ने यही कैलकुलेशन हमें कैलकुलेट करके दी थी। तो हमने जो ऑलरेडी मास्टर बजट को डिस्कस करते हुए एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपके बजट्स किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं, कि कोई ना कोई चीज़ जो है या उनका जो एंडिंग प्रोसेस है वो नेक्स्ट बजट के बिगिनिंग प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आपके जो प्रोडक्शन बजट का एंडिंग प्रोसेस है, यानी जो प्रोडक्शन बजट की टोटल रिक्वायरमेंट है, वो आपके डायरेक्ट मटेरियल बजट की फॉर्मुलेशन में हेल्प आउट कर रही है। तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल बजट में जो सबसे पहली चीज़ इंक्लूडेड है वो आपके प्रोडक्शन बजट की जो एंड वाली चीज़ थी, जो आपकी लास्ट कैलकुलेशन थी, वो आपके डायरेक्ट मटेरियल बजट में एज ए फर्स्ट कैलकुलेशन जो है वो यूज़ हो रही है। तो आपकी रिक्वायर्ड बजट इन केसेस जो हैं वो 14,000 है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। अब हमारे पास जब भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो वो जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसका यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको उस डिफरेंट जो रॉ मटेरियल के इंक्लूड नंबर या यूनिट्स जो है वो इंक्लूड करने पड़ते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने सूट स्टिच करवाना हो तो आपके पास एक सूट स्टिच करवाना है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करवाना है,
जबकि उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको सूट के लिए टोटल कितने मीटर कपड़ा चाहिए होगा। तो आप कह रहे हैं 5 मीटर चाहिए या 4.5 चाहिए या 6 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सूट स्ट्रेच होगा और आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मीटर्स के साथ, तो टोटल 5 मीटर्स जो है वो क्लॉथ जो है अनस्ट्रेच रिक्वायर्ड होगा टू स्ट्रेच 1 सूट। तो इसी तरीके से आपके जो 14,000 केसेस हैं जिनों के प्रोडक्शन प्रोसेस ने कहा कि वो 14,000 केसेस को प्रोड्यूस करेगा, तो आपने उसको रॉ मटेरियल नीडेड पर केस कितने होंगे 15। इसका मतलब है 14,000 केसेस प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास वो टोटल क्वांटिटी आ सके जिससे आप 14,000 यूनिट्स या केसेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। तो अब आपका हर एक केस 15 पाउंड्स जो कि मेंशन है कि वो 15 पाउंड्स मिलकर एक केस बनाएंगे। तो अब आपने 14,000 केसेस को मल्टीप्लाई कर दिया 15 पाउंड्स के साथ, तो आपके पास टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी 2,10,000 की, विच इज रॉ मटेरियल नीडेड टू मीट प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 2,10,000 है। अब उसने कहा कि फिर आप ऐड कर दें डिजायर्ड एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। हमने पहले ये चीज डिस्कस की थी कि जब भी आपका एक क्वार्टर रन हो रहा होता है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर का सर्टेन परसेंटेज जो है वो प्रीवियस क्वार्टर में मेंटेन करते हो ताकि आपको नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्टअप में हेल्प आउट हो सके। तो अब आपके पास जो एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो कितनी मेंशन की हुई है 10% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर्स बिगिनिंग बैलेंस। तो आपके जो नेक्स्ट क्वार्टर का बैलेंस होगा उसका 10% आप ऑलरेडी मेंटेन करोगे, यानी इस 4,80,000 को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होंगे उनमें से 48,000 आप पिछले क्वार्टर में मेंटेन करोगे ताकि आपको नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्टअप में हेल्प आउट हो सके। तो 4,80,000 का 10% जो है वो 48,000 एज ए एंडिंग इन्वेंट्री आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,56,000 की। अब आपने 2,56,000 में से वो वाला मटेरियल रॉ मटेरियल माइनस करना है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है एज ए बिगनिंग बैलेंस। तो वो कितना अवेलेबल है 21,000। तो 2,56,000 माइनस 21,000 रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 2,37,000। तो आपके पास रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड कितना आ रहा है 2,37,000 का। अब आपके पास ये नंबर्स के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि पाउंड्स कितने हैं या केसेस कितने हैं। अब आपने जब इसको डॉलर अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली 2,36,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.20 के साथ। रीजन बीइंग दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर पाउंड इज 0.20 और यहाँ पर हमने इस 14,000 केसेस को 15 से मल्टीप्लाई करके पाउंड्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो हमारे पास 2,37,000 पाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस आ गए में। अब इन 2,37,000 पाउंड्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया 0.20 डॉलर्स के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई है $47,400 की। इट्स मीन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इज $47,400। अब हमारे पास दो टाइम हो, जिस तरह हमने सेल्स में ये डिस्कस किया था कि सेल्स में हमारे पास कैश भी सेल्स भी होंगी और अकाउंट रिसीवेबल्स भी जनरेट होंगे अगेंस्ट सेल्स। इसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस के टाइम पर हमारे पास परचेजेस जो हैं वो कैश में भी होंगी और अकाउंट पेएबल्स के फॉर्म में भी होंगी। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि परसेंटेज ऑफ परचेजेस पेड फॉर इन द पीरियड ऑफ द परचेज इज 50% and percentage of purchases paid for in the period after purchases is 50%। यानी अगर हमने इस क्वार्टर में 20,000 की परचेजेस करनी है तो 10,000 हम कैश पे करेंगे और 10,000 हम नेक्स्ट मंथ में कैश पे करेंगे। तो 50-50% जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। इसी तरह 47,400 का 50% जो है वो 23,700 हम इस क्वार्टर में पे कर रहे हैं जो कि कैश डिसबर्समेंट्स के फॉर्म में आ रहे हैं और 23,700 हम नेक्स्ट क्वार्टर में पे करेंगे। तो टोटल बैलेंस जो है वो 47,400 का इस तरीके से फॉर्मुलेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो मूव होते जाएंगे। आपके पास इस क्वार्टर का बिगनिंग बैलेंस नेक्स्ट क्वार्टर के एंडिंग बैलेंस नेक्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग बैलेंस के साथ कैलकुलेट होगा 10% और जो प्रीवियस क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस था
उसको आप नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग बैलेंस में ऐड ऑन कर लोगे, इधर प्लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होती जाएगी। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर द Q1, और इसी तरीके से फिर सेकेंड क्वार्टर का और थर्ड क्वार्टर का कैलकुलेट होता जाएगा।